हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था अबाउट के व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है। नाइट्रोजनस वेस्ट भी हमने पढ़ लिए हुए हैं, किस तरह का वेस्ट जो है हमारी किडनी वो रिमूव करती है। और किडनी के दो फंक्शंस होते हैं बेसिकली, एक तो जो वेस्ट को रिमूव करना बच्चे, जैसे नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया, ठीक है, क्रिएटिनिन हो गया, ऐसे प्रोडक्ट्स को रिमूव करना। और साथ साथ में क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन करना। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब है कि बॉडी में सॉल्ट एंड वाटर का बैलेंस बनाए रखना। ठीक है बच्चे। हमारे किडनी के दो फंक्शंस हैं। हमने ये भी देख लिया कि किन किन ऑर्गेनिजम्स में किस तरह का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो प्रेजेंट होता है। लोअर ऑर्गेनिजम्स में जो होगा वो लोअर तरीके का एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट होगा बच्चे, सिंपलर तरीके का होगा। वैसे ही जैसे जैसे जो ऑर्गेनिजम्स है वो कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे, जैसे हम में, ठीक है, हम में क्या है, किडनीज का जो पूरा स्ट्रक्चर है, साथ में यूरिटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा, ये सारे जो प्रोसेस है दैट इज कॉम्प्लेक्स। ठीक है। हमारी बॉडी का जो सिस्टम है वो भी कॉम्प्लेक्स है, तो हमारी बॉडी में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा वो भी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है बच्चे। और इसके बाद आज हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है। किसके बारे में पढ़ेंगे, यूरिन फॉर्मेशन। अब यूरिन फॉर्मेशन पढ़ने से पहले आपको एक चीज मैंने बताई नहीं, ठीक है, पिछले लेक्चर में, तो इस लेक्चर में आप ध्यान रखना। वैसे नॉर्मली क्या होता है बच्चे कि हम बोलते हैं आर्टरी से बाद में क्या बनेगी, आर्ट्रियोल। क्या बनेगी, आर्ट्रियोल। ठीक है। आर्टरी से आर्ट्रियोल, देन कैपिलरी, कैपिलरी बनती है। जो वेसल है, जो ब्लड वेसल है वो पतली हो जाती है, कैपिलरी बनती है। ठीक है। कैपिलरी के बाद वो किस में कंटिन्यू करेगी, दैट विल बी वेन्यूल। किस में कंटिन्यू करेगी बच्चे, वेन्यूल। अब वेन्यूल के बाद जो वेसल आएगी दैट विल बी वेन। कौन सी आएगी, वेन। तो नॉर्मली जो ब्लड वेसल का जो फ्लो होता है वो ऐसे होता है, जो ब्लड वेसल कंटिन्यू करती हैं, जो नेम्स होते हैं आगे आगे जाके जो ब्लड वेसल्स जाएंगी, ठीक है, वो किस हिसाब से होंगी, सबसे पहले आर्टरी, देन आर्ट्रियोल में जाएंगी वो, देन बच्चे वो कैपिलरीज में कंटिन्यू करती हैं, पतली हो जाती हैं, पतली होने के बाद थोड़ा फिर से उनका डायमीटर बढ़ता है, देन इट विल बी कॉल्ड एज वेन्यूल। देन वेन्यूल फर्दर कंटिन्यूज कंटिन्यूज एज वेन। ठीक है। यहाँ तक आपको पता चला। लेकिन हमने क्या पढ़ा था बच्चे कि ये देखो, ये जैसे लगा लो बोमेंस कैप्सूल है, ठीक है, कप शेप स्ट्रक्चर जो मैंने आपको पढ़ाई थी, दिस इज द बोमेंस कैप्सूल। ठीक है। दिस इज द बोमेन कैप्सूल। ये मैंने आपको पढ़ाया था पीसीटी। देन दिस विल बी द लूप ऑफ हेनले। ठीक है बच्चे। एंड दिस इज डीसीटी। एंड आफ्टर दैट इट विल कंटिन्यू विथ कलेक्टिंग डक्ट। किस में जाएगा ये, कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा, ठीक है, जाके अटैच हो जाएगा डीसीटी। अब अब कंडक्टिंग डक्ट में तो बहुत सारी डीसीटी आ रही है बच्चे। तो एक चीज याद रखना कि डीसीटी, दैट इज डीसीटी, या ये कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, दैट इज सीडी। ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होती, किसी एक पर्टिकुलर नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होती। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारे नेफ्रॉन्स की जो डीसीटीज होती हैं वो आके कनेक्ट होती हैं। क्या होती है बच्चे, आके कनेक्ट होती हैं, तो ये नेफ्रॉन का पार्ट नहीं माना जाता। अब मैं आपको समझाने वाली हूँ ब्लड वेसल के बारे में। ठीक है। ब्लड वेसल में क्या है कि जैसे ब्लड वेसल आ रही है, यहाँ से बच्चे आर्टरी आएगी, ठीक है, आर्टरी आएगी, यहाँ से आर्ट्रियोल आया, ठीक है, आर्ट्रियोल दैट विल बी, यहाँ एक रीनल आर्टरी आई, दिस इज द रीनल आर्टरी। कौन सी आर्टरी है ये, रीनल आर्टरी। यहाँ से रीनल आर्टरी की ब्रांच से कौन से पार्ट आया, एफरेंट आर्ट्रियोल। कौन सा पार्ट आया, एफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल यहाँ आके बच्चे नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। अब ये आगे कैपिलरीज हमारे पास क्या आएंगे, आगे कैपिलरीज। अब कैपिलरीज क्या बनाएंगे, नेटवर्क बनाएंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलस। फॉर फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन के लिए यहाँ पे बहुत सारा नेटवर्क गुच्छा टाइप बना लेंगे बच्चे, उसको क्या बोलते हैं हम, ग्लोमेरुलस। क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलस। लेकिन बनाया किन्होंने, कैपिलरीज ने बनाया, किन्होंने, कैपिलरीज ने। ठीक है बच्चे। अब नेक्स्ट क्या करेगा, ये जो कैपिलरीज हैं आगे जाके फिर से किस में कंटिन्यू करेंगी, इफरेंट आर्ट्रियोल। किस में कंटिन्यू करेंगे बच्चे, इफरेंट आर्ट्रियोल। वहां पे हमने क्या पढ़ा था, वहां पे हमने क्या पढ़ा था कि वेन में कंटिन्यू करेगी। किस में कंटिन्यू करेगी, वेन में कंटिन्यू करेगी कैपिलरी है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा प्रोसेस डिफरेंट है। क्या है, थोड़ा प्रोसेस डिफरेंट है। यहाँ पे वैसी चीज नहीं आएगी। ठीक है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये इफरेंट आर्ट्रियोल में ही कंटिन्यू कर रही है। उसके बाद बच्चे ये एज अ पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज, पेरी का मतलब होता है जो आसपास रहती है, ठीक है,
सराउंड करती है किसी स्ट्रक्चर को, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज ट्यूब की फॉर्म में, ठीक है, ट्यूब के आसपास, ये पीसीटी डीसीटी इनके आसपास रहेंगी जो, ठीक है, किसकी फॉर्म में, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज की फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद जो इफरेंट आर्ट्रियोल के बाद कौन सी स्ट्रक्चर आएगी, दैट विल बी पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। क्या बोलेंगे इसको बच्चे, पेरीट्यूबुलर, क्या बोलेंगे, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, क्या बोलेंगे, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, ठीक है बच्चे। पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में कंटिन्यू करेगी, उसके बाद पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज जब लास्ट पे, ठीक है, यूरिन लेके आएंगे बच्चे, क्या करेंगी, यूरिन लेके आएंगी, ठीक है, सॉरी, जब लास्ट पे ब्लड लेके आएंगी, क्योंकि ये तो ब्लड वेसल्स है ना, जब लास्ट पे ब्लड लेके आएंगी, जो ब्लड टॉक्सिक था, जो आर्टरी के थ्रू आ रहा था, टॉक्सिक था बट ऑक्सीजनेटेड था, क्या था, टॉक्सिक था बट ऑक्सीजनेटेड था। ऑक्सीजनेटेड क्यों, क्योंकि वो ऑक्सीजन तो प्रोवाइड करेगा ही ना किडनी को। आर्टरी से तो ब्लड क्या आता है, हमेशा ऑक्सीजनेटेड आता है, ठीक है। किडनीज को ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है उन्होंने, ताकि किडनीज क्या कर सके, अपना वर्क कर सके। लेकिन किडनी के पास ब्लड लेके आ रहा है जो कि टॉक्सिक है, जिसमें यूरिया, क्रेटिनिन, सारे सब्सटेंसेस हैं, जिसको इसने फिल्टर करवाना है थ्रू किडनीज, ठीक है, थ्रू नेफ्रॉन्स। तो नेफ्रॉन्स इस ब्लड को फिल्टर करेंगे, देन किसके थ्रू भेज देंगे, वेन्स के थ्रू। किसके थ्रू भेज देंगे, वेन्स के थ्रू। अगर इसका कलर चेंज करूं, किसके थ्रू भेज देंगे, वेन्स के थ्रू बच्चे। वेन्स के थ्रू कौन सा ब्लड जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड, क्योंकि ऑक्सीजन किसने यूज कर ली, सारी हमारी किडनीज ने यूज कर ली। अब ऑक्सीजन यूज कर ली, लेकिन टॉक्सिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ब्लड क्या हो चुका है, फिल्टर हो चुका है। क्या हो चुका है बच्चे, फिल्टर हो चुका है। तो ये कौन सा होगा, नॉन टॉक्सिक। वेन्स में कैसा ब्लड होगा बच्चे, नॉन टॉक्सिक एंड ऑक्स नॉन टॉक्सिक एंड डीऑक्सीजनेटेड। कौन सा होगा, नॉन टॉक्सिक एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने पैटर्न पढ़ा, क्या पैटर्न होगा नॉर्मली यहाँ पे, के पहले क्या आएगा बच्चे, पहले क्या आएगा हमारे पास, रीनल आर्टरी, ठीक है, पहले क्या आएगा, रीनल आर्टरी, देन एफरेंट आर्ट्रियोल, देन बच्चे क्या आएगा, एफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल के बाद, एफरेंट आर्ट्रियोल के बाद, ठीक है, हमारे पास क्या आएगा बच्चे, कैपिलरीज, ठीक है, क्या आएगा, कैपिलरीज, देन इफरेंट आर्ट्रियोल, देन क्या आएगा, इफरेंट आर्ट्रियोल। अब इफरेंट आर्ट्रियोल के बाद हमारे पास क्या कंटिन्यू हो रही थी, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। कौन सी थी, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। अब पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज के बाद बच्चे हमारे पास क्या आने वाला है, दैट विल बी, क्या आएगा हमारे पास, यस, देन वेन स्टार्ट हो जाएगी। क्या स्टार्ट हो जाएगी बच्चे, वेन स्टार्ट हो जाएगी, दैट विल कैरी नॉन टॉक्सिक, नॉन टॉक्सिक एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड कैरी करेगी, नॉन टॉक्सिक एंड डीऑक्सीजनेटेड। सिमिलरली अगर हम देखें, या ऑपोजिट वे में अगर हम देखें, तो रीनल आर्टरी कौन सा ब्लड कैरी करेगी, दैट विल कैरी टॉक्सिक एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, टॉक्सिक एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। यहां तक आपको समझ आया, कौन कौन सी जो ब्लड वेसल आगे कंटिन्यू करेगी, किस किस स्ट्रक्चर के अराउंड कंटिन्यू करेगी। नेफ्रॉन के पार्ट्स हमने पढ़े, ठीक है, ग्लोमेरुलस, वोमेन्स कैप्सूल, दैट इज पीसीटी, नाउ दिस इज पीसीटी, ठीक है, ये पीसीटी हो गया बच्चे हमारे पास, दिस इज पीसीटी, दिस इज लूप ऑफ हैनले, ठीक है, दिस इज डीसीटी एंड दिस इज कलेक्टिंग डक्ट। लेकिन कलेक्टिंग डक्ट क्या है, नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, ठीक है, इसको हम नेफ्रॉन के पार्ट में नहीं गिनेंगे। क्यों, क्योंकि सारे नेफ्रॉन्स की अलग डीसीटी किसमें कनेक्ट होगी, कलेक्टिंग डक्ट में। किसमें कनेक्ट होगी, कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। यूरिन फॉर्मेशन के बारे में पढ़ने के लिए थोड़ी सी एनसीईआरटी रीड करेंगे, साथ साथ में आपको इसका एक्सप्लेनेशन दूंगी। Urine formation involves three main processes, namely glomerular filtration, reabsorption, and secretion that take place in different parts of the nephron. अब बच्चे इन्होंने बोला कि यूरिन फॉर्मेशन बेसिकली तीन पार्ट्स में होती है। किन पार्ट्स में होगी, तीन पार्ट्स में होगी यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन के लिए तीन पार्ट्स में होगी। फर्स्ट कौन सा है बच्चे, दैट इज वेरी गुड, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। कौन सी होगी, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। सेकेंड इज रीएब्जॉर्प्शन, क्या बोलेंगे, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। क्या बच्चे बोलेंगे बच्चे,
ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। थर्ड कौन सी आएगी हमारे पास? ट्यूबुलर सिक्रीशन। क्या आएगी बच्चे? ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब इन्होंने बोला है कि तीनों की तीनों जो चीजें हैं वो अलग अलग पार्ट से होंगी। क्या होगा? अलग अलग पार्ट से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होगी, अलग पार्ट से ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन होगी, अलग पार्ट से ट्यूबुलर सिक्रीशन होगी। लेकिन अगर देखा जाए तो ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन बच्चे कई बार सेम पार्ट से भी हो रही है, लेकिन मेन जो पार्ट्स होंगे जहां से जो मेन रीअब्जॉर्प्शन होगी वो अलग पार्ट होगा, और मेनली जहां से सिक्रीशन होगी दैट इज द डिफरेंट, दैट विल बी द डिफरेंट पार्ट, ठीक है। अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या है? जैसे ग्लोमेरुलस है बच्चे, ठीक है, ये ग्लोमेरुलस है। अब यहाँ से क्या है? ब्लड फ्लो कर रहा है। क्या कर रहा है? ब्लड फ्लो कर रहा है। और ये है हमारे पास बोमेन्स कैप्सूल। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या होगा कि यहाँ से ब्लड क्या होगा? फिल्टर होके कहाँ पे आएगा? इनसाइड बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल के अंदर कैसे आएगा बच्चे? ब्लड फिल्टर होके आएगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। कौन से प्रोसेस की वजह से? डिफ्यूजन के प्रोसेस से आएगा। मैंने आपको बताया था डिफ्यूजन इज द प्रोसेस इन विच द सल्यूट कंसेंट्रेशन और द सब्सटेंसेस मूव फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। एंड similarly if I'll talk about the osmosis, ठीक है, then osmosis में क्या होता है? that in this water moves from higher concentration to lower concentration। कहाँ से मूव करेगा? from higher concentration to lower concentration, ठीक है बच्चे। इन दो प्रोसेसेस की वजह से क्या होगा? यहाँ पे हमारे पास फिल्ट्रेशन प्रोसेस होगा, ठीक है, जो क्या होगा? ब्लड वेसल से कहाँ आएगा बच्चे? जो ब्लड फिल्टर होके कुछ सब्सटेंसेस फिल्टर होके कहाँ आएंगे? हमारे बोमेन्स कैप्सूल में। कहाँ आएंगे? बोमेन्स कैप्सूल में, ठीक है। सेकंड प्रोसेस होगा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। सेकंड प्रोसेस कौन सा होगा? ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। अब बच्चे ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में बेसिकली क्या है कि जैसे हमारे पास मान लो ये वोमेन्स कैप्सूल है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये आ गया पीसीटी, ठीक है, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, देन डीसीटी, देन कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रक्चर आ गई। अब यहाँ से क्या हो गया? यहाँ से क्या हो गया? हमारा ब्लड, ठीक है, फिल्टर हुआ। यहाँ पे क्या इकट्ठा हो गया? फिल्ट्रेट इकट्ठा हो गया। क्या हो गया बच्चे? फिल्ट्रेट इकट्ठा हो गया। यहाँ पे सारा फिल्ट्रेट इकट्ठा हो गया। फिल्ट्रेट जब मूव करेगा थ्रू पीसीटी, क्या करेगा? मूव करेगा थ्रू पीसीटी। तो इसके आसपास हमने क्या पढ़ा था बच्चे? इसके आसपास मैंने पढ़ा था कि पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज रन करेंगी। क्या करेंगी? पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज रन करेंगी। तो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज क्यों रन करेंगी? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस में कुछ ऐसे पार्टिकल्स, कुछ ऐसे कंपोनेंट्स आ जाते हैं, साथ में फिल्टर हो जाते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं? नेसेसरी होते हैं। क्या होते हैं बच्चे? नेसेसरी होते हैं। वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट है जो जिनकी रीअब्जॉर्प्शन की जाती है या जिनकी आगे सिक्रीशन की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आसपास ब्लड वेसल्स क्यों घूम रही है? उनका काम क्या है? डेफिनेटली उनको हुआ पड़ा है कि हमने फिल्ट्रेशन तो करवा दी, लेकिन उनका काम अभी अच्छे से हुआ नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने जैसे जैसे जो ब्लड फिल्टर होके जा रहा है उस रास्ते को उनको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। फॉलो करते करते उन्होंने क्या किया? सबसे पहले तो वो चीजें ली जो उन्होंने गलती से फिल्ट्रेशन में भेज दी है, जो गलती से फिल्ट्रेट में इस फिल्ट्रेशन के मटेरियल को क्या बोलेंगे बच्चे? दैट विल बी कॉल्ड एज फिल्ट्रेट। क्या बोलेंगे? फिल्ट्रेट, ठीक है। जो उन्होंने गलती से फिल्ट्रेट करके भेज दी हुई है, उन चीजों को वो क्या करेंगे? दोबारा रीएब्जॉर्ब करेंगे। क्या करेंगे बच्चे? रीएब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। एरो बाहर की तरफ लगाएंगे क्योंकि बाहर की तरफ ब्लड वेसल्स होंगी। ब्लड वेसल्स क्या करेंगे? उनसे रीएब्जॉर्ब करेंगी दोबारा सब्सटेंसेस को। दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। और इसका जो मेन पार्ट होता है बच्चे, जो मेन पार्ट होता है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन का, दैट इज पीसीटी। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में से ही जो मेनली होती है रीअब्जॉर्प्शन होती है। अगर मैं बोलूं डीसीटी या कलेक्टिंग डक्ट से, तो वो बच्चे तब होती है जब बहुत ज्यादा जरूरत हो, ठीक है, जब बहुत ज्यादा जरूरत हो किसी चीज की हमारी बॉडी को, ठीक है, तब वो वहां पे सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, ठीक है, इमरजेंसी में रीअब्जॉर्प्शन होगी। अब नेक्स्ट है सिक्रीशन। सिक्रीशन क्या होगा? जैसे रीअब्जॉर्ब कर लिया हमने, वैसे ही फिल्ट्रेट में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं आएंगे जो उन्होंने दोबारा वापस भेजने हो बॉडी से। क्या करने हो? भेजने हो। कई बार क्या होता है देखो, फिल्टर हुआ कुछ, ठीक है, मटेरियल, लेकिन वो छननी इतनी अच्छी नहीं थी, ठीक है, उसने बिना देखे करे जितने पार्टिकल साइज था, ठीक है, जितना छननी का साइज था उस हिसाब से पार्टिकल्स क्या कर दिए, ठीक है, फिल्टर में भेज दिया। क्या कर दिए? फिल्टर कर दिए, ठीक है, लेकिन साइज के अकॉर्डिंग देख के फिल्टर कर दिए। लेकिन हमें क्या था कि कुछ पार्टिकल्स ऐसे रह गए
जो फिल्टर नहीं हुए थे और कुछ पार्टिकल्स ऐसे चले गए जो फिल्टर नहीं होने चाहिए थे। मतलब साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ सिस्टम नहीं था, यहाँ पे हमारी बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग सिस्टम था। तो जो पार्टिकल्स तो बच्चे साथ में चले गए जो हमारी बॉडी को चाहिए थे, वो तो क्या हो जाते हैं, वापस रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वापस रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। उसके आसपास जो ब्लड वेसल्स घूम रही हैं उनका काम ही क्या है? रीअब्सॉर्प्शन। ठीक है, तो वापस क्या हो जाएंगे? रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे। लेकिन जो पार्टिकल्स नहीं गए साथ में, ठीक है, जिनको हमने बाहर निकालना था बॉडी से, वो पार्टिकल्स क्या होंगे बच्चे? उनकी क्या हो जाएगी? ट्यूबुलर सिक्रीशन होगी। क्या होगी? ट्यूबुलर सिक्रीशन होगी। वापस क्या भेज दिए जाएंगे? ट्यूब्स में भेज दिए जाएंगे थ्रू ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के थ्रू क्या कर दिया जाएगा? ट्यूब्स में भेज दिया जाएगा जो मटेरियल हमें बॉडी से निकालना है। ठीक है बच्चे, यहां तक समझ आया? अब नेक्स्ट 3 प्रोसेस हमने पढ़ लिए। कौन कौन से? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकेंड इज रीएब्जॉर्प्शन, थर्ड इज ट्यूबुलर सिक्रीशन। कौन सा? ट्यूबुलर सिक्रीशन। हम नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे हम, दैट इज ऑन एंड अच्छा, द फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन इज द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या होगा? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। मैंने आपको बताया यहाँ से ब्लड क्या होगा? फिल्टर होगा। क्या होगा बच्चे? यहाँ से ब्लड फिल्टर होगा। ठीक है, filtration of blood which is carried out by the glomerulus and is called glomerular filtration। ये glomerulus के थ्रू होता है बच्चे। ठीक है, यहां से फिल्टर हो रहा है ब्लड, that will be called as glomerular filtration। क्या बोलेंगे उसको? glomerular filtration। On an average 1100 to 1200 ml of blood is filtered by the kidneys per minute, which constitute roughly 1/5 of the blood pumped out by the each ventricle of the heart in a minute। आपको पता होना चाहिए बच्चे, हर 1 मिनट, ठीक है, हर 1 मिनट में जो हमारा हार्ट है, ठीक है, जो हमारा हार्ट है वो कितना ब्लड पंप करता है? दैट इज 5 ml। कितना ब्लड पंप करता है बच्चे? 5 ml। दैट इज आवर कार्डियक आउटपुट। उसको क्या बोलते हैं बच्चे? दैट इज कार्डियक आउटपुट। मतलब कार्डियक आउटपुट कितनी है हमारे हार्ट की? दैट इज 5 ml। अब इन्होंने बोला कि 1/5 ऑफ ब्लड जो पंप होता है हर मिनट में, ठीक है, उसमें से भी जो 1/5 है, मतलब के ऑलमोस्ट 5 ml बोल रही हूँ, 5 लीटर आएगा। ठीक है बच्चे, कितना आएगा? आप भी बोलोगे कि कितना थोड़ा बता दिया मैम ने, लेकिन 5 लीटर आएगा। ठीक है, अब 5 लीटर में, ठीक है, अगर आप देखो तो 1/5 कितना आएगा? 1 लीटर। कितना आएगा बच्चे? 1 लीटर। ठीक है, 1 लीटर मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट लिखा 1100 to 1200 ml। कितना? 1100 to 1200 ml। ठीक है बच्चे, 1 लीटर कितना आ गया? ऑलमोस्ट 1100 to 1200 ml जो ब्लड है वो हर मिनट क्या होगा बच्चे? फिल्टर होगा। क्या होगा? हर मिनट में फिल्टर होगा। ये नहीं मैंने बोला कि यहाँ पे इतना ब्लड आएगा फिल्टर होके, लेकिन फिल्टर कितना ब्लड होगा, ठीक है, वो होगा 1100 to 1200। लेकिन जो फिल्टर होके आएगा बच्चे, जो फिल्टर होके यहाँ पे इकट्ठा होगा हर मिनट, ठीक है, जो फिल्टर होके यहाँ पे इकट्ठा होगा वो कितना ब्लड होगा? वो कितना ब्लड होगा अगर बताऊं मैं तो, दैट विल बी 125 ml पर मिनट। कितना होगा बच्चे? 125 ml पर मिनट। ब्लड कितना फिल्टर के लिए जा रहा है? ठीक है, ऐसे लगा लो कितना पानी हम छानने के लिए भेज रहे हैं, लेकिन कितना छना, छानने के लिए भेज रहे हैं 1 लीटर, लेकिन कितना छन रहा है पर मिनट? दैट इज 125 ml पर मिनट। कितना? 125 ml पर मिनट। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि यहाँ से द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉजेज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू 3 लेयर्स। ठीक है, अब ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर, ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर से मतलब है कि बच्चे देखो, कैपिलरी ब्लड प्रेशर का मतलब क्या है? यहाँ पे फिर से डायग्राम अगर मैं ड्रॉ करूँ आपके पास, ठीक है, कैपिलरी ब्लड प्रेशर का मतलब है, ये हमारे पास आ गया बोमेंस कैप्सूल। क्या आ गया बच्चे? बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, ये हमारे पास आ गई ब्लड वेसल, जो तो एफरेंट आर्ट्रियोल है बच्चे। ठीक है, एफरेंट आर्ट्रियोल है, उसका तो डायमीटर क्या होगा? लार्ज। क्या होगा बच्चे? लार्ज। ठीक है, लेकिन जो इफरेंट आर्ट्रियोल है, इफरेंट आर्ट्रियोल है, इसका डायमीटर क्या होगा? स्मॉल। क्या होगा? स्मॉल। ठीक है, एफरेंट का क्या होगा? एफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर क्या होगा बच्चे? लार्ज। और इफरेंट का डायमीटर क्या होगा? स्मॉल। ठीक है, अब लार्ज डायमीटर से ब्लड बहुत ज्यादा रश करेगा, रश करेगा तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन रेट, जो फिल्टर होगा ब्लड, ठीक है, फिल्टर होके वापस जाने की कोशिश करेगा, तो वापस इतनी तेजी से नहीं जा पाएगा जितनी तेजी से वो आ रहा है। जितने फ्लो से वो आ रहा है उतनी फ्लो से वो जा नहीं पाएगा। जब जा नहीं पाएगा तो यहाँ काफी देर तक रुका रहेगा। ठीक है, इस जगह पे क्या होगा? काफी देर तक रुका रहेगा। जब इस जगह पे बच्चे
ठीक है। जब इस जगह पे बहुत देर तक रुका रहेगा ब्लड, ठीक है, इस जगह पे बहुत देर तक रुका रहेगा, तो ऑब्वियसली है कि वो हेल्प करेगा नेफ्रॉन्स की, किडनी की, टू लेट द ब्लड फिल्टर, ठीक है, ब्लड को फिल्टर होने में हेल्प करेगा, उसको टाइम देगा कि तू अपना टाइम ले जितना तूने फिल्टर होना है, ठीक है। अगर हम आगे से बहुत सारा सामान भेज रहे हैं और आगे उसकी पतली गली कर देते हैं, तो हम इंश्योर कर रहे हैं कि वो जो सामान है वो टाइम से वहां पे उतरे और धीरे धीरे अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचे, ठीक है। यहां तक आपको समझ आया, ठीक है। अब नेक्स्ट है, अच्छा, ये भी क्या बोलते हैं, यहां तक तो मैंने पढ़ा दिया कि ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर, आपको बता दिया व्हाट इज ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर, ठीक है, ठीक है। कॉजेस फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू 3 लेयर्स। अब ये क्या कॉज करेगा, ऑब्वियसली मैं बता दिया कि क्या कॉज करेगा, फिल्ट्रेशन कॉज करेगा। किस में हेल्प कर रहा था, ये फिल्ट्रेशन में हेल्प कर रहा था। अब ये फिल्ट्रेशन बच्चे कितनी लेयर्स में होगी, ठीक है, कितनी लेयर्स के थ्रू होगी, दैट विल बी थ्रू 3 लेयर्स। कौन सी लेयर्स होंगे बच्चे, दैट विल बी थ्रू 3 लेयर्स, ठीक है। अब सेम फिर से डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, समझने के लिए जितनी डायग्राम हम बनाएंगे उतना ज्यादा हमें समझ आएंगी चीजें, ठीक है। विदाउट डायग्राम इनको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन डायग्राम के साथ समझोगे तो आपको और ज्यादा इजी लगेगा, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पे मैंने बताया कि ये हमारे पास कौन सा आ गया बच्चे, बोमेन्स कैप्सूल। कौन सा आया, बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है, बोमेन्स कैप्सूल आया। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ रही थी, ब्लड वेसल। ब्लड वेसल आई बच्चे, यहाँ पे नेट कैपिलरीज ने क्या बनाया, अपना नेटवर्क बनाया। क्या बनाया, नेटवर्क बनाया, ठीक है बच्चे। यहाँ पे अगर मैं बताऊं, कैपिलरीज ने क्या बनाया, नेटवर्क बनाया। अब एक लेयर तो इसकी हो गई, ठीक है, क्या हो गया बच्चे, एक लेयर तो इसकी होगी, ठीक है। एक लेयर किसकी होगी, बोमेन्स कैप्सूल की। एक लेयर तो ब्लड वेसल की होगी, ठीक है। एक लेयर किसकी होगी, ब्लड वेसल की, ठीक है, ब्लड वेसल की फर्स्ट लेयर, ठीक है। सेकेंड लेयर किसकी होगी, ये बीच में जो स्पेस है बच्चे, ठीक है, बीच में ये जो स्पेस है, ठीक है, दोनों लेयर्स के बीच में स्पेस है, दैट विल बी कॉल्ड एज बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसको क्या बोलेंगे हम, बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे, बेसमेंट मेम्ब्रेन, दैट इज सेकेंड लेयर। कौन सी होगी ये, सेकेंड लेयर। थर्ड कौन सी होगी हमारे पास, बोमेन कैप्सूल की लेयर, ठीक है, बोमेन कैप्सूल की जो ये जो दिस विल बी द पेराइटल लेयर। ये कौन सी लेयर होगी बच्चे, दिस विल द पेराइटल लेयर एंड दिस विल बी द विसरल लेयर। कौन सी लेयर होगी, दिस विल बी द विसरल लेयर, ठीक है। कौन सी लेयर होगी, विसरल लेयर, ठीक है। तो बोमेन कैप्सूल की जो लेयर अंदरली, दैट विल बी विसरल लेयर, ठीक है। ये कौन सी होगी हमारे पास, थर्ड लेयर। कौन सी लेयर होगी बच्चे, थर्ड लेयर। जो फर्स्ट लेयर होगी वो कौन सी होगी, एंडोथेलियम। कौन सी होगी बच्चे, एंडोथेलियम। अब इनमें मॉडिफिकेशंस क्या हैं, अब इनमें मॉडिफिकेशंस क्या है कि अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं, पहले ब्लड वेसल की लेयर, ठीक है, पहले कौन सी आएगी, ब्लड वेसल की लेयर, देन हमारे पास स्पेस आ जाएगी, स्पेस के बाद ये हमारे पास आ गई बच्चे ग्लोमेरुलस की, सॉरी, बोमेन्स कैप्सूल की लेयर। क्या आएगी, बोमेन्स कैप्सूल की लेयर। मैंने इसको थोड़ा स्ट्रेट करके बताया था आपको, ताकि आपको थोड़ा इजी तरीके से समझ आ सके, ठीक है। ये हमारे पास बेसमेंट, दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। बीच में जो स्पेस आएगी दैट विल बी द बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब इनमें मॉडिफिकेशंस क्या है कि फिल्ट्रेशन अच्छे तरीके से हो सके। मॉडिफिकेशन क्या है बच्चे, जो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या है कि ब्लड वेसल में जो एंडोथेलियम है बच्चे, उनमें कुछ थोड़ी थोड़ी स्पेसेस होंगी। क्या होंगी, थोड़ी थोड़ी स्पेसेस होंगी, ताकि वो फिल्ट्रेशन में हेल्प कर सके, ठीक है। फिल्ट्रेशन में हेल्प कर सके मतलब कि पार्टिकल इजीली जो है वो मूव कर सके, जो इजीली जो है वो फिल्टर हो सके, ठीक है। दिस स्पेसेस विल बी कॉल्ड एज, थोड़ी थोड़ी स्पेसेस छोड़ेंगे, दिस स्पेसेस विल बी कॉल्ड एज फेनेस्ट्रा। क्या बोलेंगे इनको, फेनेस्ट्रा। क्या बोलेंगे बच्चे, फेनेस्ट्रा। अब अगर हम देखें तो बेसमेंट मेम्ब्रेन में भी कुछ मॉडिफिकेशंस है। बेसमेंट मेम्ब्रेन में क्या है बच्चे, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के सेल है, ठीक है, उन्होंने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया इनटू इनटू डिजिट लाइक सेल्स। डिजिट लाइक सेल्स में मॉडिफाई कर लेंगे, ठीक है। डिजिट लाइक सेल्स बच्चे, ये किस में हेल्प करेंगे, एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ाएंगे और साथ में फिल्ट्रेशन रेट भी में भी क्या करेंगे बच्चे, हेल्प करेंगे। फिल्ट्रेशन रेट में हेल्प करेंगे और सिलेक्टिव सब्सटेंसेस थ्रू साइज के अकॉर्डिंग ही जो होंगे, जो सब्सटेंसेस है वो मूव कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे, साइज के अकॉर्डिंग ही जो सब्सटेंसेस है मूव कर, एक छननी टाइप बना लेंगे। क्या बना लेंगे, एक, ठीक है, छननी टाइप बना ली इन्होंने, ठीक है, छननी टाइप बनी, जिसमें से जो ब्लड होगा वो फिल्टर होके कहाँ जाएगा, वोमेन्स कैप्सूल में जाएगा। कहाँ जाएगा बच्चे, यहाँ पे वोमेन्स कैप्सूल में जाएगा, ठीक है।
इनका नाम भी बताऊंगी, इनको क्या बोलते हैं, ठीक है, आगे जाके पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये स्ट्रक्चर याद रखो, ठीक है, कौन सी याद रखो, ये स्ट्रक्चर याद रखो, जो कि एक छननी टाइप स्ट्रक्चर बना रही है, जिसमें से जो ब्लड अच्छे से फिल्टर होके नीचे आ सके, ठीक है। ये 3 लेयर्स के बारे में हमने पढ़ लिया। फर्स्ट इज, ठीक है, एंडोथेलियम, सेकंड इज बेसमेंट मेम्ब्रेन, थर्ड इज विसरल लेयर ऑफ बोमेन्स कैप्सूल। कौन सी? विसरल लेयर ऑफ बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमने क्या पढ़ा? द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर causes filtration of blood through 3 layers. First is the endothelium of glomerular blood vessels. Second is the epithelium of Bowman's capsule. Bowman's capsule का भी क्या था? एपिथेलियम, ठीक है। कौन सा था? एपिथेलियम, ठीक है बच्चे। अब नेक्स्ट इज बोमेन्स कैप्सूल एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन दीज 2 लेयर्स। बेसमेंट मेम्ब्रेन, इन 2 लेयर के बीच में जो स्पेस है दैट इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। 3 लेयर बोला गया है कि 3 लेयर के थ्रू क्या होती है? हमारी फिल्ट्रेशन होती है। क्या होती है बच्चे? हमारी फिल्ट्रेशन होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट इज द एपिथेलियल सेल्स ऑफ बोमेन्स कैप्सूल आर कॉल्ड पोडोसाइट्स। क्या बोलेंगे बच्चे उनको? पोडोसाइट्स। अब मैंने बताया था, आपको नाम बताऊंगी, ठीक है। इन सेल्स को क्या बोलते हैं बच्चे? पोडोसाइट्स। क्या बोलेंगे? पोडोसाइट्स, ठीक है। अब आपको समझ आ गया कैसे कैसे इनकी मॉडिफिकेशन होगी। नेक्स्ट है, ठीक है, क्या बोलेंगे इनको? पोडोसाइट्स एंड आर अरेंज्ड इन एन इंट्रिकेट मैनर सो एज टू लीव सम माइन्यूट स्पेसेस कॉल्ड फिल्ट्रेशन सैक्स, सॉरी, फिल्ट्रेशन स्लिट्स और स्लिट पोर्स, ठीक है। अब क्या है? ये कैसे इंटर इंटर डिजिटेशन है इसकी? क्या है बच्चे? इंटर डिजिटेशन है, ठीक है। डिजिट टाइप बने हुए हैं, छोटे छोटे। ये क्या कर रखा है इन्होंने? यहाँ से देखो, थोड़ी थोड़ी स्पेसेस स्पेसेस छोड़ रखी है। क्या कर रखी है? थोड़ी थोड़ी स्पेसेस जो छोड़ रखी है, इनको क्या बोलते हैं? स्लिट पोर्स। क्या बोलेंगे बच्चे? स्लिट पोर्स या फिल्ट्रेशन स्लिट्स। क्या बोलेंगे? फिल्ट्रेशन स्लिट्स, ठीक है। ऊपर से बंद है, फिर इधर से स्पेस खुली है, फिर नीचे से थोड़ी स्पेस है, नीचे से इधर। उससे क्या होगा? ब्लड धीरे धीरे फिल्टर होके, अच्छे से फिल्टर होके नीचे तक जाएगा, ठीक है। जो इम्प्योरिटीज होंगी वो क्या होंगी? अच्छे से फिल्टर होके नीचे चली जाएगी हमारे बोमेन्स कैप्सूल में, ठीक है बच्चे। अब नेक्स्ट इज द ब्लड इज फिल्टर्ड सो फाइनली, द ब्लड इज फिल्टर्ड सो फाइनली, बहुत अच्छे तरीके से, फाइन तरीके से फिल्टर हो जाएगा सो फाइनली थ्रू दीज मेम्ब्रेन्स that almost all the constituents of plasma except the proteins pass on to the lumen of the Bowman's capsule. Therefore, it is considered as the अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चे? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इन्होंने बोला है कि इतना फाइन ये जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द प्लाज्मा प्रोडक्ट्स, प्लाज्मा, प्लाज्मा से क्या समझते हो? जैसे अगर ब्लड में मैं बोलूं बच्चे, तो कौन कौन से कंपोनेंट्स पढ़े थे हमने? सेल्स, ब्लड सेल्स थे, एक तो ब्लड सेल्स है, दूसरा क्या था? प्लाज्मा। क्या था बच्चे? प्लाज्मा। ब्लड सेल्स तो पास करते नहीं है इसमें, ब्लड सेल्स नहीं पास करते, तो प्लाज्मा में कंटेंट जो होते हैं मोस्टली लाइक ग्लूकोज। कौन सा हो गया बच्चे? ग्लूकोज, ठीक है। सोडियम क्लोरीन, सोडियम क्लोरीन, ठीक है बच्चे। अमाइनो एसिड्स हो गए, हमारा यूरिया हो गया, ठीक है, यूरिक एसिड हो गया बच्चे। क्या हो गया? यूरिक एसिड हो गया। ये सारे जो सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, ये सारे, पोटाशियम हो गया, NH4, ये सारे बच्चे जो सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, ये क्या होंगे? हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होंगे। लेकिन ठीक है, प्रोटीन्स को छोड़ के, जो कि बड़े साइज के होते हैं, क्या होता है बच्चे? बड़े साइज के होते हैं, तो प्रोटीन्स को छोड़ के ऑलमोस्ट क्या होगा? काफी सारे सब्सटेंसेस हो जाएंगे जो यहाँ से फिल्टर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? यहाँ से फिल्टर हो जाएंगे। तो इतनी फाइनली फिल्टर होंगे, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या बोलेंगे? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। हाँ जी बच्चे, क्या बोलेंगे? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। यहां तक समझ आया आप लोगों को? अब नेक्स्ट है, यहां तक मैंने समझा दिया हुआ है। अब नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे बच्चे, ठीक है, दैट इज द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, वो आपको याद होनी चाहिए कि ब्लड फिल्टर होने, तो जैसे पानी तो हमने फिल्टर होने भेजा है 1000 ml, ठीक है, लेकिन उसमें से छनके कितना है? दैट विल बी 125 ml। कितना? 125 ml। तो मैंने एक और चीज बताई थी कि यहाँ पे जो बेटा फिल्टर होके ब्लड इकट्ठा होगा, यहाँ पे जो ब्लड इकट्ठा होगा दैट विल बी नोन एज फिल्ट्रेट। क्या बोलेंगे उसको? फिल्ट्रेट। अब फिल्ट्रेट यहाँ तक जाता 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 जब तक कलेक्टिंग डक्ट तक नहीं आता, तब तक इसको यूरिन नहीं बोला जाता। क्या नहीं बोला जाता बच्चे? यूरिन नहीं बोलते। फिल्ट्रेट यहाँ से स्टार्ट होगा, पूरी ट्यूब्स में ट्रेवल करेगा, जब कलेक्टिंग डक्ट में आ जाएगा तो दिस विल बी कॉल्ड एज यूरिन। क्या बोलेंगे इसको? यूरिन। जब तक नेफ्रॉन में है देन तब तक उसको क्या बोलेंगे? that will be called filtrate, but after entering collecting duct its name will be changed and it will called, क्या बोलेंगे इसको? यूरिन। क्या बोलेंगे बच्चे? यूरिन, ठीक है। अब
नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय द किडनीज पर मिनट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अब जो पर मिनट, एक मिनट में, ठीक है क्या बच्चे, पर मिनट, एक मिनट में जो फिल्ट्रेट बन रहा है, फिल्ट्रेट बन रहा है कितना था, 125 ml पर मिनट, ठीक है। दैट विल बी GFR। GFR क्या है, ग्लोमेरुलर रेट कितना है फिल्ट्रेशन का, एक मिनट में कितना फिल्टर होके आ सकता है, दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन रेट क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है बच्चे। अब नेक्स्ट है called glomerular filtration rate। GFR in a healthy individual is approximately कितना होता है, कितना होगा, ठीक है 125 ml per minute, 125 ml per minute, ठीक है। दैट इज 180 लीटर्स पर डे। अगर दिन का में देखें 24 घंटों के साथ, ठीक है बच्चे, इसको मल्टीप्लाई करें पर मिनट को, ठीक है, 24 घंटे के मिनट निकाल के उसको 125 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 180 लीटर पर डे। कितना आएगा बच्चे, 180 लीटर पर डे। दैट्स अ लॉट। बट जरूरी नहीं है, हम अगर देखा जाए हम यूरिन निकालते कितने बच्चे, कितना यूरिन निकाल लेंगे, वो भी आके पढ़ने वाले हैं। लेकिन मैंने क्या बोला कि पर डे जो फिल्टर होता है ब्लड, इतना फिल्टर होके आता है, ठीक है, जितना फिल्ट्रेट बनता है, मतलब कि फिल्ट्रेट, ये वोमेन्स कैप्सूल है, ये फिल्ट्रेट है बच्चे, जितना फिल्ट्रेट पर डे बनता है, ये फिल्ट्रेट जितना बन रहा है दैट विल बी 180 लीटर पर डे। कितना होगा, 180 लीटर पर डे, ठीक है। नेक्स्ट है द किडनीज हैव बिल्ट इन मैकेनिज्म फॉर द रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अब किडनीज के पास बिल्ट इन मैकेनिज्म हैं उनके रेगुलेशन की, उनके रेगुलेशन के लिए कि फिल्ट्रेशन रेट अच्छे से हो पाए, ठीक है। अलग अलग चीजें हैं जो उसको हेल्प करती हैं या उनके ऑपोजिट जाती हैं, तो किडनी के पास अपने 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 क्या है, एक तरीके हैं, कुछ तरीके हैं जो उनको रेगुलेट करके रखती हैं फिल्ट्रेशन को, किसको, फिल्ट्रेशन को रेगुलेट करके रखती हैं, ठीक है। अब one such efficient mechanism is carried out by juxtaglomerular apparatus। किसके थ्रू कैरी होता है, juxtaglomerular apparatus। अब juxtaglomerular apparatus क्या है बच्चे, एक चीज समझाती हूँ आपको, ठीक है। व्हाट इज juxtaglomerular apparatus। पहली बात तो ये याद रखना, juxtaglomerular जो apparatus है, ठीक है, उसके थ्रू कोई प्रोसेस होता है, ठीक है, उसके थ्रू कोई प्रोसेस होता है कि उस प्रोसेस में क्या होता है, दो हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, दो हॉर्मोन स्टिमुलेट होते हैं। क्यों, क्योंकि जब हमारी बॉडी में या तो जब सोडियम की कमी हो जाए या पानी की कमी हो जाए तो वो हॉर्मोन्स आके उनकी फिल्ट्रेशन को होने से रोकते हैं और बॉडी में वापस रोक लेते हैं। क्या करेंगे, बॉडी में वापस रोक लेते हैं, मेनली वाटर और सोडियम का कंसेंट्रेशन। क्या होता है बच्चे, या तो सोडियम का कंसेंट्रेशन होगा तो उसके लिए एक हार्मोन होगा दैट विल बी एल्डोस्टेरोन। क्या बोलेंगे इसको, एल्डोस्टेरोन। और वाटर का जो कंसेंट्रेशन हमारी बॉडी में कम हो रहा है, वाटर को रोकने के लिए जो हार्मोन रिलीज होगा दैट विल बी एडीएच। क्या बोलेंगे, एडीएच, दैट इज एंटी डायूरेटिक, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्या बोलेंगे बच्चे इसको, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये दो चीजें याद रखी, दो चीजें याद रखनी है बच्चे। जब इमरजेंसी के टाइम हमारी बॉडी में सोडियम की कमी हो जाती है, वाटर की कमी हो जाती है, उस टाइम कौन सा अपरेटस काम करता है, दैट इज जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस। कौन से हार्मोन रिलीज करता है वो, एडीएच एंड एल्डोस्टेरोन। कौन से, एडीएच एंड एल्डोस्टेरोन, एडीएच एंड एल्डोस्टेरोन, ठीक है बच्चे। क्या होता है कि ये दो हार्मोन्स हैं जो सोडियम को रोकते हैं फिल्टर होने से और पानी को रोकते हैं फिल्टर होने से, ठीक है बच्चे। सोडियम और किसको रोकते हैं, पानी को रोकते हैं फिल्टर होने से, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं बताऊंगी व्हाट इज जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस। अब जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस में क्या है बच्चे, किडनी के पास एक स्पेशल फंक्शन है, ठीक है। लाइक ये हमारे पास आ गया बोमेंस कैप्सूल, ठीक है बच्चे, बोमेंस कैप्सूल। अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, ये आ गया हमारे पास वोमेन्स कैप्सूल, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पे आ रही है हमारी ब्लड वेसल्स। क्या आ रही हैं, ब्लड वेसल्स, जो कि यहाँ पे क्या बनाएंगी, ग्लोमेरुलस। क्या बना रही हैं, ग्लोमेरुलस। कैपिलरी का नेटवर्क बन रहा है दैट इज ग्लोमेरुलस, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे हमारे पास जो वेसल्स हैं, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास हमारी वेसल है, ठीक है, ये है। अब
अगर मैं बताऊं तो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर मैंने नॉर्मली आपको कैसे पढ़ाई थी, नॉर्मली आपको पढ़ाई थी कि जैसे दिस इज बोमेन्स कैप्सूल, ये हमारी पीसीटी है, दिस इज लूप ऑफ हेनले, ये डीसीटी है, और यहाँ कलेक्टिंग डक्ट है। लेकिन जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस में क्या होता है बच्चे, ठीक है, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस में क्या होता है कि जो हमारी डीसीटी होती है, ठीक है बच्चे, जो डीसीटी होती है, ठीक है, लगा लो आप, मान लिया ये पीसीटी, ठीक है, पीसीटी आई, यहाँ पे लूप ऑफ हेनले बनी, लूप ऑफ हेनले बनी, लूप ऑफ हेनले से डीसीटी गई, ठीक है, डीसीटी गई किसके पास से गुजरी, ये ब्लड वेसल के पास से, किसके पास से गुजरी गुजरी बच्चा, ब्लड वेसल के पास से, ठीक है, यहाँ से, तो मैं सही से डायग्राम बनाऊँ तो लाइक यहाँ से गुजरी और जाके कलेक्टिंग डक्ट में गई, ठीक है, कहाँ गई, कलेक्टिंग डक्ट में गई। तो ये है हमारी डीसीटी, कौन सी है ये, डीसीटी, ठीक है, ये हमारी आ गई ब्लड वेसल, कौन सी आई बच्चे, ब्लड वेसल, ठीक है, ये हमारा आ गया वोमेन्स कैप्सूल। तो ये सारी ब्लड वेसल, ठीक है, और डीसीटी, ये मिलके क्या बनाएंगे बच्चे, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस, क्या बनाएंगे, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, साथ साथ में मैं आपको इसको समझाने वाली हूँ, ठीक है बच्चे। अब नेक्स्ट है कि वेट वेट वेट, ठीक है, नाउ वन सफिशिएंट, देखो वन सच एफिशिएंट मैकेनिज्म इज कैरिड आउट बाय जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस, मैंने आपको बता दिया, ठीक है, दैट इज जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस, उसका काम क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब वो कैसे बनता है वो साथ साथ में पढ़ेंगे और साथ साथ में समझेंगे, ठीक है। जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस इज स्पेशल सेंसिटिव रीजन। अब क्या है मेनली इसमें, क्या है, सेंसिटिव रीजन है, ये एक प्रॉपर ऐसी स्ट्रक्चर बनी हुई है जो सेंसिटिव है। किस चीज के लिए सेंसिटिव है, अगर हमारी बॉडी में देखो बच्चे पानी की कमी हो जाएगी, ठीक है, पानी की कमी हो जाएगी या सोडियम की कमी हो जाएगी तो बीपी क्या कर जाएगा, हमारा फॉल कर जाएगा, क्या कर जाएगा बच्चे, बीपी फॉल कर जाएगा, वाटर कम हो जाएगा, सोडियम कम हो जाएगा, तो एकदम से अलार्म बजेगा। ये सेंसिटिव एरिया क्या होगा, और ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगा। जब ये सेंसिटिव होगा तो स्टिमुलेशन मिलेगी, ठीक है, हॉर्मोन्स को रिलीज करने के लिए। कौन से हॉर्मोन्स रिलीज होंगे, दैट विल बी एडीएच एंड एल्डोस्टेरोन। कौन से, एडीएच एंड एल्डोस्टेरोन। अगर सोडियम की कमी हो रही है तो एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा, अगर पानी की कमी हो रही है तो एडीएच रिलीज होगा, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पे ये एक सेंसिटिव रीजन है, ठीक है, फाउंड बाय सेलुलर मॉडिफिकेशंस इन द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड द एफरेंट आर्टरियोल, ठीक है, एट द लोकेशन ऑफ देयर कॉन्टेक्ट। अब इन्होंने बोला कि जो पार्ट बनेगा, सेंसिटिव पार्ट बनेगा, किसके अटैचमेंट से बनेगा, ठीक है, किसके कनेक्शन से बनेगा, किसके बच्चे, एक तो हमारा हो गया डीसीटी, इनके सेल में भी कुछ मॉडिफिकेशन होगी उस पार्ट में, इनके सेल्स में, डीसीटी के सेल में भी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होगी, और ब्लड वेसल जो हमारी एफरेंट आर्टरियोल है ना, उसमें भी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होगी। तो उस मॉडिफिकेशन के चलते वो सेल्स कुछ रिलीज करेंगे, कुछ सब्सटेंस रिलीज करेंगे, जब वो सेंसिटिव होंगे तो वो सब्सटेंस क्या जाके करेगा, स्टिमुलेट करेगा हॉर्मोन्स को रिलीज होने के लिए, क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा हॉर्मोन्स को रिलीज होने के लिए, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पे क्या है कि JGA is a special sensitive region formed by cellular modification the distal convoluted tubule and the afferent arteriole at the location of their contact। अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट कहाँ पे हो रहा है इनका, इस लोकेशन पे बच्चे, किस लोकेशन पे, इस लोकेशन पे, ये देखो। अगर फिर भी इनको मैं थोड़ा सा करेक्ट करके बताऊं आपको, ठीक है, थोड़ा सा, ये जो लोकेशन बन रही है बच्चे, ठीक है, ये जो लोकेशन बन रही है, ठीक है, यहाँ पे भी कुछ सेल्स में मॉडिफिकेशन होगी, यहाँ पे भी मॉडिफिकेशन होगी, और ये जो लोकेशन बन रही है दैट इज JGA, दैट इज जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस, क्या बोलेंगे, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस, ठीक है बच्चा। अब जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस डीसीटी, ठीक है, डीसीटी आ गई हमारी, ये जा रही है ना डीसीटी, और ए फ्रंट आर्टेरियल जो आ रही है, ठीक है, दैट इज ए फ्रंट आर्टेरियल के बीच में जो कॉन्टेक्ट बनेगा, दोनों के बीच में जो कॉन्टेक्ट बनेगा, उनके सेल्स जो मॉडिफाई करेंगे, ठीक है ना, इनटू अ सेंसिटिव रीजन, ठीक है, सेंसिटिव रीजन में मॉडिफाई करेंगे। उससे क्या होगा कि कुछ हार्मोन्स रिलीज होंगे, जबकि हमारा जो बॉडी का बच्चे, अब ब्लड प्रेशर गिरेगा, ठीक है, अब आप लगा लो ब्लड प्रेशर गिर रहा है, ब्लड वेसल में ब्लड स्लोली, ठीक है,
जा रहा है, स्लोली जा रहा है, तो फिल्ट्रेशन रेट भी क्या होगा, कम होगा। फिल्ट्रेशन रेट कम होगा तो मतलब हमारा जीएफआर भी क्या होगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जो रेट होगा फिल्ट्रेशन का वो भी कम होगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। बीपी कम हो रहा है, ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, फ्लो कम हो रहा है, तो मतलब जीएफआर का रेट भी क्या होगा बच्चे, कम होगा। क्या होगा, जीएफआर का रेट भी क्या होगा हमारे पास, कम होगा। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बताऊं, ठीक है, दैट इज JG is a special sensitive region formed by cellular modifications in the distal convoluted tubule and the afferent arteriole at the location of their contact. ठीक है, a fall in GFR can activate the JG cells to release renin, which can stimulate the glomerular blood flow and thereby GFR back to normal. ठीक है बच्चे, अब JG cells जो होंगे, ठीक है, JG cells जो होंगे कहां से होंगे बच्चे, दिस पार्ट विल बी कॉल्ड एज मैक्यूला डेंसा। अब डीसीटी में जो सेल्स मॉडिफाई करेंगे इनको क्या बोलेंगे हम, मैक्यूला डेंसा। क्या बोलेंगे बच्चा, मैक्यूला डेंसा। ठीक है, मैक्यूला डेंसा। अब जो ब्लड वेसल में हमारे सेल्स है बच्चे, ये मॉडिफाई होके कौन से सेल बना देंगे, जे जी सेल्स, दैट इज जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स। कौन से सेल्स बनाएंगे, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स। ठीक है, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स बनाएंगे और ये क्या फंक्शन करेंगे, एक तरह का एंडोक्राइन फंक्शन करेंगे। कौन सा फंक्शन करेंगे बच्चे, एंडोक्राइन फंक्शन करेंगे। जो एंडोथीलियम है ये कौन से सेल बना लेंगे, एंडोक्राइन फंक्शन परफॉर्म करेंगे, दैट इज जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स। जबकि जीएफआर का रेट कम होगा तो यहाँ से क्या स्टिमुलेट होगा, कुछ एंडोक्राइन फंक्शन करेंगे। क्या स्टिमुलेट करेंगे, हार्मोन रिलीज करेंगे। कौन से, एडीएच एंड एल्डोस्टेरोन। कौन से हार्मोन रिलीज करेंगे, सेंसिटिविटी कहाँ से आएगी बच्चे, मैक्यूलर डेंसा से, यहाँ से सेंसिटिविटी आएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एंडोक्राइन फंक्शन करेंगे। ठीक है, अब मान लो हमारे डीसीटी में जो मैक्यूलर डेंसा है वहां पे स्टिमुलेशन हुई के फिल्ट्रेशन रेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन रेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो सेंसिटिविटी आई तो यहाँ से जो ब्लड वेसल में बच्चे जो सेल्स हैं दैट इज, वो अपने आप को किस में चेंज कर लेंगे, जेजी सेल्स में। किस में चेंज कर लेंगे, जेजी सेल में, जो कि एंडोक्राइन फंक्शन करेंगे। जब एंडोक्राइन फंक्शन करेंगे तो वो क्या रिलीज करेंगे, दो हॉर्मोन्स, दैट इज एडीएच एंड एल्डोस्टेरोन। कौन से, एडीएच एंड एल्डोस्टेरोन। ठीक है, एडीएच किसकी, जो सिक्रीशन को रोकेगा बच्चे, किसकी सिक्रीशन को रोकेगा, वाटर की सिक्रीशन को रोकेगा। और जो एल्डोस्टेरोन है वो सोडियम की सिक्रीशन को रोकेगा, उनकी रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा। ठीक है बच्चे, आगे कंपैरिजन ऑफ, अच्छा, a fall in GFR can activate the JG cells to release renin which can stimulate the glomerular blood flow. ठीक है, किसको स्टिमुलेट करेंगे, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो एंड देयर बाय जीएफआर बैक टू नॉर्मल। ठीक है, किस में आ जाएगा वापस, बैक टू नॉर्मल आ जाएगा। ठीक है बच्चे, अब a comparison of volume of the filtrate formed per day। अगर हम कंपैरिजन करें तो हमने क्या बोला था, फिल्ट्रेट कितना बन रहा है। ठीक है, ये बोमेंस कैप्सूल है, यहाँ पे फिल्ट्रेट पर डे कितना बन रहा है, जो ट्यूब्स में फ्लो कर रहा है, पर डे कितना बन रहा था, 180 लीटर। कितना बन रहा था बच्चे, 180 लीटर। नेफ्रॉन्स में जो था वो फिल्ट्रेट था, लेकिन जब कलेक्टिंग डक्ट में आएगा दैट विल बी यूरिन। ठीक है, अब फिल्ट्रेट तो 180 लीटर बन रहा था, लेकिन रीअब्सॉर्ब कितना हो गया, ऑलमोस्ट 90% क्या हो जाएगा बच्चे, ट्यूब्स में से रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। और अगर हम देखें कि पर डे यूरिन कितना निकलेगा, दैट विल बी एवरेज कितना होगा, 1.5 लीटर। क्या बोलेंगे इसको, 1.5 लीटर एवरेज यूरिन कितना पास होगा बच्चे, दैट विल बी 1.5 लीटर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें, डे विद दैट ऑफ यूरिन रिलीज्ड 1.5 लीटर सजेस्ट दैट नियरली 99% ऑफ द फिल्ट्रेट हैज टू बी रिलीज रीअब्सॉर्ब्ड बाय द रीनल ट्यूब्यूल्स। रीनल ट्यूब्यूल्स ने कितना रीअब्सॉर्ब कर लिया, मतलब 99%। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रीअब्सॉर्प्शन। मैंने आपको बताया था, जो मटेरियल उनको वापस चाहिए होगा वो वापस ले लेंगे ट्यूब्यूल से, दैट विल बी कॉल्ड एज रीअब्सॉर्प्शन। और जो फिल्ट्रेट होगा उसमें से 99% जो हमारा चीजें हैं वो एब्जॉर्ब हो जाएंगी। क्या हो जाएंगे बच्चे, रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। यूरिन कितना जाएगा, दैट विल बी 1.5 लीटर पर डे। कितना, 1.5 लीटर पर डे। नियरली 99% विल गेट रीअब्जॉर्ब। ठीक है, अब the tubular epithelial cells in different segments of the nephron, tubular epithelial cells। ठीक है, ट्यूबुलर एपिथेलियल मतलब पूरी ट्यूब्स में जो एपिथेलियल सेल्स हैं। ठीक है, इन डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ नेफ्रॉन परफॉर्म
दिस ईदर बाय एक्टिव और पैसिव मैकेनिज्म्स, ठीक है। अब कई जगह पे तो रीअब्जॉर्प्शन एक्टिवली होगी, कई जगह पे क्या होगी, पैसिवली होगी। क्या होगी बच्चे, पैसिवली होगी। मैंने बताया कि पीसीटी में क्या होती है, रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। मेनली रीअब्जॉर्प्शन कहाँ से होगी, पीसीटी में होती है। और पीसीटी में कैसी होती है, मोस्टली क्या कौन सी होगी, पैसिव रीअब्जॉर्प्शन होगी। कौन सी होगी बच्चे, पैसिव रीअब्जॉर्प्शन होगी। लेकिन अगर हम देखें डीसीटी में, ठीक है, और कलेक्टिंग डक्ट में, तो यहाँ पे बच्चे कौन सी रीअब्जॉर्प्शन होगी, मोस्टली एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। कौन सी होगी, एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। समझ आया। अब एग्जांपल्स देके बताया है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, द ट्यूबुलर एपिथेलियम, ठीक है, फॉर एग्जांपल substances like glucose, amino acids, sodium etc in the filtrate are reabsorbed actively whereas the nitrogenous waste are absorbed by passive transport, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि बहुत सारा जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो तो पैसिव ट्रांसपोर्ट से, ठीक है, रीअब्सॉर्ब हो जाता है, पैसिवली रीअब्सॉर्ब हो जाता है, सॉरी, पैसिवली रीअब्सॉर्ब तो नहीं होता, कुछ थोड़ा-सा वो एब्सॉर्ब हम करते हैं, लेकिन मोस्टली हम बाहर निकालते हैं। कुछ एब्सॉर्ब क्यों करते हैं, जैसे यूरिया कुछ एब्सॉर्ब क्यों करते हैं, ताकि हमारा जो बॉडी का आयनिक बैलेंस है बच्चे, वो बना रहे। क्या बना रहे, आयनिक बैलेंस है बना रहे। और जो एक्टिवली रीअब्सॉर्ब किए जाते हैं दैट इज़ सोडियम, अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज, ये जो ज़्यादा एनर्जी वाले सोर्सेज़ होते हैं बच्चे, जिनको वापस लेने की ज़रूरत होती है, वो एक्टिवली रीअब्सॉर्ब होते हैं, उन पे एनर्जी लगती है उनको वापस लेने। महँगी चीज़ें हैं, गलती से फ़िल्टर आउट हो गई, अब वो दे नहीं रहे हैं, तो उनसे क्या पैसे दे के उनसे चीज़ें लेनी पड़ रही है, तो मतलब एनर्जी ज़्यादा लग रही है उनको, ठीक है? एनर्जी ज़्यादा लग रही है, तो मतलब एक्टिव रीअब्ज़ॉर्प्शन होगा, ठीक है? कौन-सा होगा? एक्टिव रीअब्ज़ॉर्प्शन होगा। इन द फिल्ट्रेट are reabsorbed actively whereas the nitrogenous waste are absorbed by passive transport, ठीक है। अब वेस्ट तो वेस्ट है, अब उसमें से थोड़ा सा वेस्ट ले भी लेंगे तो वो तो इजीली मिल जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, तो दैट विल बी पैसिव ट्रांसपोर्ट। कौन सा होगा बच्चे, पैसिवली होगा, ठीक है। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर also occurs passively in the initial segments of the nephron। अब नेफ्रॉन की इनिशियल सेगमेंट पीसीटी हो गया बच्चे, पीसीटी, ठीक है। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, इन जगह से क्या होगा, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और असेंडिंग में से तो वाटर एब्जॉर्ब कभी होता ही नहीं। अगर हम देखें, दो लूप ऑफ हेनले होती है, फर्स्ट इज डिसेंडिंग, दैट सेकंड इज असेंडिंग। जो डिसेंडिंग होती है उसमें तो वाटर रीअब्सॉर्ब होता है बच्चों, और जो असेंडिंग होती है उसमें से आयंस रीअब्सॉर्ब होते हैं। क्या होते हैं, आयंस रीअब्सॉर्ब होते हैं। ना तो डिसेंडिंग से आयन रीअब्सॉर्ब होंगे, ना असेंडिंग से वाटर रीअब्सॉर्ब होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। और यहाँ पे क्या बताया है कि पीसीटी में डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में मोस्टली क्या होगा, वाटर पैसिवली रीअब्सॉर्ब होगा। लेकिन अगर हम डीसीटी या कलेक्टिंग डक्ट में देखें, तो यहाँ पे जो वाटर एब्सॉर्प्शन होगी बच्चे, यहाँ पे जो वाटर एब्सॉर्प्शन होगी दैट विल बी एक्टिवली। किससे होगी, एक्टिवली होगी, मोस्टली एडीएच के रिलीज पे होगी। क्या होगी, एडीएच के रिलीज पे होगी, ठीक है। अब अब आप ही समझ लो, पीसीटी में जितना पानी चाहिए तो उन्होंने ले लिया, लेकिन अगर एडीएच रिलीज करने की जरूरत पड़ रही है, मतलब कि पानी उनको और चाहिए, तो वो तो हमने उनसे मांगना ही पड़ेगा ना। गलती से भेज दिया तो मांगना पड़ेगा। जितना तो हमारा था वो तो हमने निकाल लिया, लेकिन जो गलती से भेज दिया वो मांगेंगे, तो उसमें एनर्जी जाएगी, तो दैट विल बी एक्टिव, एक्टिव डिफ्यूजन, ठीक है। अब नेक्स्ट है बच्चे कि ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन द ट्यूबुलर सेल्स सिक्रीट सब्सटेंसेस लाइक H positive, K positive and ammonia, that is hydrogen ion, potassium ion and ammonia into the filtrate। अब इन्होंने बोला है कि, अब मैं अगर बताऊं बच्चे, ये वोमेन्स कैप्सूल है, ठीक है। ये हमारे पास कौन सी आ गई, पीसीटी। दिस इज लूप ऑफ एनले, दिस इज डीसीटी एंड दिस इज कलेक्टिंग डक्ट। इन्होंने बोला कौन कौन से सब्सटेंसेस है जो रीअब्सॉर्ब होंगे। रीअब्सॉर्प्शन के लिए कौन सा था बच्चे, सोडियम, क्लोरीन, ठीक है, ग्लूकोज, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, ठीक है। ये तो क्या होंगे बच्चे, हमारी बॉडी से रीएब्सॉर्ब होंगे। क्या होंगे बच्चे, रीएब्सॉर्ब होंगे। अगर हम देखें तो कलेक्टिंग डक्ट से क्या होगा, यूरिया रीएब्सॉर्ब होता है, क्योंकि ऑस्मो रेगुलेशन करनी है, आयनिक कंसेंट्रेशन बने रहे हमारी बॉडी में, ठीक है। और इन्होंने बोला है कि सिक्रीशन किन चीजों की होगी, मोस्टली एच पॉजिटिव, मतलब हाइड्रोजन आयन, पोटाशियम आयन, अमोनिया इनटू द फिल्ट्रेट, ठीक है। फिल्ट्रेट में वापस आएगा, वापस कौन सी चीजें आएंगी, पोटाशियम, हाइड्रोजन, अमोनिया, ये चीजें क्या हो जाएंगी, फिल्टर नहीं हुई होंगी, जो वापस हमारी ट्यूब्यूल्स में आएंगी, सिक्रीशन होगी इनकी, ट्यूबुलर सिक्रीशन होगी, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है ट्यूबुलर सिक्रीशन is also an important step in urine formation as it helps in the maintenance of ionic and acid base balance of the body fluids। मैंने क्या बताया, सिक्रीशन भी बहुत जरूरी है और रीअब्जॉर्प्शन भी बहुत जरूरी है। सिक्रीशन क्यों जरूरी है, अब सिक्रीशन क्यों जरूरी है, क्योंकि कुछ सब्सटेंसेस जो आयंस हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा पड़े हुए बच्चे, उनको निकालना जरूरी है, ठीक है। वरना कंसेंट्रेशन बढ़ेगी तो बॉडी में एडिमा कॉज होगा, कंसेंट्रेशन बढ़ेगी, आयनिक कंसेंट्रेशन बढ़ेगी तो वाटर भी ज्यादा अब्सॉर्ब होगा, तो बॉडी फूल जाएगी हमारी। तो इसीलिए क्या होता है कि कुछ आयंस रिमूव करने भी जरूरी है।
कुछ अगर वाटर ज़्यादा प्रेज़ेंट है तो उसको रिमूव करना भी ज़रूरी है और कई चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी हैं, उनको भी वापस लेना ज़रूरी है ताकि हमारी बॉडी में क्या हो, आयनिक बैलेंस बना रहे। क्या हो बच्चे? आयनिक बैलेंस बना रहे और वेस्ट को निकालना भी एक किडनी का काम होता है। क्या होता है बच्चे? वेस्ट को निकालना भी होता है क्या? किडनी का काम होता है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया यूरिन फॉर्मेशन के बारे में, इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चे, ये जो पार्ट्स हमने पढ़े हैं दैट इज़ पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, इनके बारे में हम कल पढ़ने वाले हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? तब तक आप इस चैप्टर को रिवाइज़ करिए यहाँ तक, ठीक है बच्चे? तब तक थैंक यू।